अब चलते हैं 2025 की ओर, सब्जेक्टिव का 2025 देखते हैं दोस्तों। और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। ये साइंस का थ्योरी पेपर है, देखते हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया है आपको, और ऑब्जेक्टिव भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ सब्जेक्टिव, और इसमें देखना है कि आपको कितना क्वेश्चंस को रिपीट किया गया। ये रिपीट वाला क्वेश्चंस देखना है दोस्तों, रिपीट किया गया, यानी कि आपको पी वाई क्यू पढ़ने का महत्व आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों पढ़ना है क्यों नहीं पढ़ना, ये समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा। पहला क्वेश्चन आपको 2 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। अगर आप ये कर देते हो तो 2 नंबर मिलेगा। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब, अवतल दर्पण है, ये कोई अवतल दर्पण है भाई। और मैंने आपको पहले ही कहा था मेरा फिगर थोड़ा ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है। बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। वस्तु को कहां पर रखा जाता है? वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। लेकिन इसके पहले वाला क्वेश्चन पे क्या था? वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखा जाता था, यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, फोकस दूरी पर रखा गया था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र पर रखना है। तो देखो ये अवतल दर्पण है भाई, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे ड्राइंग थोड़ा सा आता नहीं है, ठीक है। ये अवतल दर्पण है, अच्छा से बनाने का कोशिश किया, जो बना नहीं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं फोकस दूरी देता हूँ, और यहाँ पे मैं वक्रता केंद्र देता हूँ, यानी कि सी से डिनोट करते हैं। और क्या बोल रहा था? वस्तु कहाँ रहेगा? वक्रता केंद्र पर रहेगा, तो यहाँ से वस्तु को हम रखेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण पे लेके जाएंगे टकरा के, वो कहाँ से गुजरेगा भाई? फोकस दूरी से गुजरेगा, ठीक है। फोकस दूरी से गुजरने के बाद यहाँ से हम फोकस दूरी को काट के, थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है, ठीक है। ये जो लाइन होता है ये सीधा आता है, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, ठीक है। तो ऐसा ड्राइंग आपको करना है, ठीक है। समझ गए होंगे। आप यहाँ से भी मिला सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको उस पहले दिखा दिया था, ठीक है। तो 31 इतना करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। आगे चलते हैं 32, देखते हैं 32 क्या कह रहा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों? मैंने कल भी बताया था, जब स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वो वायुमंडल से टकराने के बाद सातों रंग बिखर जाते हैं। बिखर जाने के बाद नीले रंग का जो प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होती है, प्रबलता होती है, जिसके कारण हमारी आंखों में बाकी रंगों की अपेक्षा नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण हमारे आंखों में सिर्फ नीले रंग ही दिखाई देता है। यानी कि मैं जो लिखा हूं वही आपको बता दिया। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है भाई? स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो क्योंकि जब सूर्य की जो प्रकाश है, यानी कि 7 रंग है, वो वायुमंडल से गुजरता है, और गुजरने के पश्चात वायु के जो सूक्ष्मकण होते हैं, यानी कि 7 श्वेत प्रकाश, यानी कि 7 रंग जो होते हैं, केवल नीले रंग को ही अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन कर पाते हैं। यानी कि नीले रंग का जो प्रकीर्णन की क्षमता होती है वो अधिक प्रबलता होती है। और प्रकीर्णन हुआ नीला प्रकाश, कौन सा प्रकाश? नीला प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश कर जाता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, ये कोई वायुमंडल है मानो है नहीं, है ना। जब श्वेत रंग यानी कि 7 प्रकाश, इधर से श्वेत प्रकाश यानी कि 7 रंग जा रहा है, और इससे टकराने के बाद क्या होते हैं? 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। विभाजित होने के बाद सातों रंगों की अपेक्षा, 6 रंगों की अपेक्षा नीला रंग जो है, नीले रंग का प्रकीर्णन क्या है? प्रबलता है, जिसके कारण हमें नीले ही दिखाई देता है। जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता? नीले दिखाई, हमारे आंखों पे प्रवेश कर जाता है, इसी कारण से नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में अति भारण, ठीक है, उस पे क्या दिया था? उस पे दिया था लघुपतन। आप 2023 का क्वेश्चन मैंने बताया था, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा था? लघुपतन, यानी कि शॉर्ट सर्किट और अतिभारण में अंतर पूछा था। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया भाई? अतिभारण दे दिया। क्या दिया है? अतिभारण, यानी कि ओवरलोडिंग क्या है? जब किसी ओवरलोडिंग मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जब किसी विद्युत परिपथ में आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा प्रभावित यानी कि बह रही होगी, वो अतिभारण कहलाता है। यानी कि आपके ये कोई डब्बा है, ठीक है, इस डब्बा में कोई भी सामान रखोगे, कोई भी सामान रखोगे तो जितना अवेलेबल है उतना ही रख पाओगे ना, उससे ज्यादा दे दोगे तो ओवरलोडिंग हो जाएगा। तो वही विद्युत परिपथ में ही यही होता है ओवरलोडिंग, यानी कि जब किसी विद्युत परिपथ, परिपथ मतलब रास्ता, जब किसी विद्युत परिपथ में आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसे क्या कहते हैं? अतिभारण। और इसको रोकने के लिए फ्यूज दिया जाता है आपके घर में। अगर आपको पता कैसे चलेगा कि अतिभारण ओवरलोडिंग हो रहा है, तो वो क्या होगा? जैसे ओवरलोडिंग होगा ये फ्यूज नष्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा,
है ना, इसलिए इसमें फ्यूज में बहुत पतला तार दिया जाता है। ठीक है, अगर फ्यूज में पतला तार नहीं दिया, इसके बजाय मोटा तार दे दोगे और ओवरलोडिंग होगा तो पूरे आपके घर के बल्ब नष्ट हो सकते हैं, फूट सकते हैं। समझ में आ गया अति भारन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा। जब लोहे की कील को, किसको, लोहे की कील को, यानी कि यहाँ पे मैं रिएक्शन बना दे रहा हूँ, लोहे की कील को किसके साथ डुबाया जाएगा, कॉपर सल्फेट के साथ डुबाया जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो क्यों बदलेगा हम देखेंगे। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, यहाँ तक तो लिख दिए उसी क्वेश्चन को। तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग, तो कॉपर सल्फेट, अभी कॉपर सल्फेट का रंग है, और इसके बाद क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था वो फेरस सल्फेट में बदल जाएगा, बदल जाता है। क्यों बदलेगा, क्योंकि लोहा जो है, ये लोहा जो है विलयन, लोहा विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता, यानी कि इस रिएक्शन से आप समझ जाओगे ये क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट और कॉपर बाहर हो जाएगा। यानी कि देखो पहले क्या, एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया तो जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग था, कॉपर सल्फेट का नीला रंग था वो फेरस सल्फेट में बदल गया, और तथा क्या क्या, कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया आपने जगह से। क्यों भाई, क्योंकि ये फेरस सल्फेट जो था कॉपर से कॉपर की अपेक्षा ताकतवर था, इसलिए उसको क्या, इसको हटा के सल्फेट कॉपर को हटा के वो अपना जगह दे दिया। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग को लिखना है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत सारा उपयोग है। जब आपके हड्डी टूट जाते हैं भाई, क्या टूटते हैं, तो हड्डी टूट जाते हैं, बहुत सारा उपयोग है। आपको सिर्फ दो उपयोग बताना है और दो उपयोग में 2 नंबर मिलेगा। तो मैं आपको 3-4 अभी उपयोग बता रहा हूं, आप इनमें से कोई किसी एक को चुन लीजिएगा। मैंने ये लिखा नहीं क्योंकि आसान है, इसी कारण से आप कर पाओगे, मुझे इतना विश्वास है। जब आपके हड्डी टूटते हैं तो देखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या करता है, वो हड्डियों को क्या करता है, सही जगह पर बैठाने में मदद करता है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगाया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनते हैं भाई, जिप्सम को जब आप 373 केल्विन पे गर्म करोगे तो जिप्सम वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। ठीक है, तो यानी कि एक समझ गए होंगे, हड्डी टूट जाता है तो सही जगह पर बैठाने में काम आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मूर्ति बनाने में काम आता है, यानी कि मूर्ति को फिनिशिंग फ्रेश दिखने में, एकदम चिकनाहट दिखने में भी मूर्ति बनाने के उपयोग में किया जाता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है भाई, घरों को चिकनाहट करने पे किया जाता है। क्या किया जाता है, घरों को चिकनाहट करने में, या आपके जो क्या बोलते हैं गुड़िया सब बनता है, डोमी सब बनता है, सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। यानी कि 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताया। यानी कि जो डमी होता है ना, उसको चिकनाहट देखता है, सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया जाता है। जैसे आप अपने घर में पुट्टी मारते, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का भूमिका कुछ ना कुछ रहता है। तो बहुत सारा उपयोग है, इनमें से 2 उपयोग आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O, एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों गुण पाया जाता है। क्योंकि इसमें अम्ल की भी प्रकृति पाई जाएगी और क्षार की भी, ये क्षार है, क्षार होगा, ठीक है, क्षार की भी प्रकृति पाई जाती, इसलिए इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। और मैंने आपको कहा था कि जिसमें 2 गुण पाए जाएंगे, यानी कि अम्ल और क्षार, जिसके दोनों गुण पाए जाएंगे वो कौन सा ऑक्साइड होगा भाई, उभयधर्मी ऑक्साइड होगा, यानी कि उभयधर्मी कहा जाएगा। मेरी बात समझ गए होंगे। मैथ में भी आपके जो 2 गुण मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। तो इसी प्रकार भी यहाँ अम्लों की प्रकृति और क्षार की प्रकृति दोनों पाई जाती है और इसे क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई, है ना। हाँ, ऑक्सीजन हार्मोन के 2 कार्य लिखना। ये ऑक्सीजन हार्मोन के 2 कार्य आपको लिखना है ना। जैसे साइटोकिनिन हार्मोन होता है वो पेड़ में होता है ना। तो ऑक्सीजन हार्मोन के 2 कार्य देखेंगे। ये क्या करता है, जड़ निर्माण में सहायक है। क्या निर्माण में सहायक, आपको 2 कार्य लिखना है और 2 नंबर मिलेंगे। मैंने यहाँ 5 कार्य दे दिया है, आपको कोई 2 कार्य लिखने या 5 कार्य लिख दोगे अगर आपके पास समय मिलेगा तो ऑक्सीजन हार्मोन का काम क्या होता है, जड़ को निर्माण करने में सहायक होता है, समझ गए होंगे। दूसरा क्या है, कोशिका को विभाजन करने में सहायक होंगे। वो क्या करता है, कोशिका को विभाजन करता है, विभाजन जो बांट देता है, ठीक है, बांटने में सहायक होता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है भाई, वो पत्तियों को झड़ने से बचाता है।
और पत्तियां जो झड़ते हैं किसी भी पेड़ में, तो पत्तियों को झड़ने में बचाता कौन है? वो ऑक्सिन हार्मोन। अगर ऑक्सिन हार्मोन जिस पेड़ में नहीं है तो सोचो उसके पत्ते झड़ रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है? ये कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देता है। कोशिका में जो जो कोशिका सब बड़े होते हैं ना, वो उसमें भी ऑक्सिन हार्मोन का हाथ होता है। अगर ऑक्सिन हार्मोन नहीं रहेंगे तो कोशिका वृद्धि नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है? तने में वृद्धि, तने की वृद्धि करना। तने में वृद्धि होता है किसके कारण? ऑक्सिन हार्मोन के कारण। तो ये पांचों कारण में से आपको सिर्फ 2 कारण देना है भाई। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखो, हमारी जो गतिविधियां हैं पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये तो आराम से आप कर पाओगे। हमारी गतिविधियां बहुत प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करती है। जैसे निम्न में से मैं कुछ लिखा हूं, आप बहुत ज्यादा लिखोगे, लेकिन आपको 2 नंबर दिया है, 2 नंबर तक ही लिखना है। मैंने लिखा है हमारे गतिविधियों से कोई तरीका में पर्यावरण को दूषित करता है। बहुत सारे तरीका है जो पर्यावरण को दूषित कर देता है। जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से, यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या है भाई? जिसे कोयला आएगा ना, पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, ये सारे जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन अगर आपको पूछ दे जीवाश्म ईंधन क्या है भाई, तो जीवाश्म ईंधन जिसको लाखों वर्ष पहले जो पृथ्वी में दब गए हैं और उच्च ताप और उच्च दाब के कारण, है ना, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वो ईंधन में परिवर्तित हो गए हैं, उसे जीवाश्म ईंधन कहेंगे। ठीक है। यानी कि पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित होती है? यानी कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होगी। तथा कंपनी में जो धुआं होता है, ठीक है, वो हमें करते हैं, हमें आदमी ही करता है भाई। कंपनियों में जो धुआं उड़ता है वो भी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है। इसको पॉइंट बना के भी आप लिख सकते हो। तीसरा क्या है? बिजली संयंत्र से भारी मात्रा में हानिकारक गैस निकलती है। हानिकारक गैस निकलती है जो हमारे पर्यावरण को बहुत प्रकार से दूषित कर देती है। तीसरा क्या है? वाहनों से निकलने वाली धुआं, विशेष रूप से डीजल इंजन से वायु को प्रदूषित करता है। डीजल इंजन से एक विषैली गैस निकलता है जो हमारे पर्यावरण के जो तने होते हैं, पत्ते होते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। फसलों के अवशेष और औद्योगिक कचरे के जलने से भी वायु प्रदूषण होता है। भाई, आप जो फसल करते हैं उनके जो पुआल बोलते हैं, उसको जब जलाते हो, जलाने के बाद भी उसमें क्या प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। मेरी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबाई कोई बीम 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करना है। तो देखते हैं भाई, बनाते हैं इसको। यानी कि H1 कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है भाई? डिस्टेंस नहीं है, दूरी है। दूरी वक्रता त्रिज्या यानी कि R कितना दिया हुआ है भाई? R दिया हुआ है आपका 40 दिया हुआ है, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण में है। उसके बाद दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि U दूरी पर रखा गया है। ये कितना होगा? -36 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ गए होंगे, है ना। ये सेंटीमीटर लिखना है, यहाँ भी सेंटीमीटर। लेकिन दर्पण सूत्र था, तो दर्पण सूत्र क्या होता है भाई? दर्पण सूत्र आप जानते होंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब मान बैठा दीजिए, ठीक है। लेकिन इससे पहले देखो f निकालना पड़ेगा। f हमारे पास है नहीं, तो f निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? r बराबर, ठीक है, सॉरी, f बराबर r/2 करना पड़ेगा। तो r का मान कितना है? -40 है और 2 है। 2 दूना 4 0, यानी कि कितना हो गया भाई? f का मान -20 हो गया। समझ गए होंगे। आपको f चाहिए था, f आपको निकल गया क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ था, है ना। तो 1/f, f का मान कितना है? -20 है। v का मान तो दिया हुआ नहीं है, निकलेगा जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्लस 1/u मतलब -36 दिया हुआ है। इधर क्या होगा? 1/-20 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? इधर क्या आएगा? प्लस में आ जाएगा। माइनस से इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि 1/36 बराबर 1/v। अब क्या करेंगे भाई? 20 और 36 का एलसीएम करते हैं। यहाँ पे करते हैं, कितना होगा देखते हैं। 2 10 में 20, 8 दूना 36, कितना आएगा? 2 5 में 10, 2 नाम 18, 4 5 20, नाम 180 हो जा रहा है, यानी कि 180 हो जा रहा है। 180 क्या आया भाई? एलसीएम आया, 180 हुआ, तो 20 नाम 180, माइनस में है, माइनस दिए, प्लस 36 5 में 180, 1/v, ठीक है।
9 से अगर 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा, -4, 180 बराबर 1/v। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना होगा, माइनस, यहाँ पे मैं कर देता हूँ -4b। जब बीच में बराबर रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, -4b बराबर 180, v बराबर 180/4 माइनस, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 4 16, 4 5 में 20, यानी कि कट जाएगा, v बराबर -45 हो गया दोस्तों। अब प्रकृति निकालना है, यानी कि आवर्धन आपको निकालना है, तो आवर्धन में निकालता हूं, समझ में आ रहा होगा। आवर्धन क्या, ये दर्पण सूत्र है, माइनस में होगा, यानी कि -v/u, यानी कि आवर्धन m, मैग्निफिकेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, -v/u बराबर h2/h1। v का मान कितना है भाई, m बराबर v का मान कितना है, -45 है। u का मान दिया हुआ है क्या, u का मान देखते हैं यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 36 दिया हुआ था ना, 36 दिया हुआ था, -36 बराबर h2 कितना है भाई, h2 का मान दिया हुआ नहीं है, h1 कितना था भाई, देखते हैं h1 का मान, h1 का मान देखते हैं 10 था, 10, h1 का मान समझ में आ गया, 10 है, 10 दे दिए, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, आप क्रॉस गुना कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे भी माइनस था तो एक माइनस आपका रहेगा, ठीक है, एक माइनस आपका रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में माइनस है तो एक माइनस रह जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि -45 इंटू क्रॉस होगा तो 10 इधर आ जाएगा, नीचे में 36 है, ये है आपका, इधर क्या बचेगा, h2। अब काटिए, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, यानी कि और तो कटेने वाला नहीं, इसको काट सकते हैं, 2 5 में 10, 2 दूना 4, यानी कि -25/2 बराबर h2। अगर 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं, 2 1 के 2 कट गया, 5 2 2 जा 4 बचा 1.0, 2 बचे 10 हो गया, यानी कि कितना आ रहा भाई, 12.5, 12.5 बराबर h2, यानी कि किसका मान आया भाई, माइनस होगा, ठीक है, h2 आ गया। अब मैं यहां आपको बताता हूं, इस जगह पे बताता हूं, इस जगह पे प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा भाई, देखेंगे प्रतिबिंब में क्या आया था, -45 आया था ना, यानी कि बाएं की ओर होगा भाई, बाएं की ओर इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, बाएं की ओर होगा। प्रकृति क्या होगा भाई, प्रकृति क्या आया, देखते हैं प्रकृति पे, प्रकृति क्या होगा, ये वास्तविक तथा उल्टा होगा भाई, वास्तविक तथा उल्टा होगा, समझ में आ रहा। उसके बाद क्या पूछा था, साइज पूछा था ना, साइज पूछा था, देखते हैं साइज, साइज में क्या आएगा, ये क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। बोलेंगे सर आप ये चीज आपको समझ में नहीं आया, तो जब मैं चिन्ह पर पाठी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ गया, आ जाएगा, एकदम पक्का कहता हूं, ये समझ में आ जाएगा। अब समझिए प्रतिबिंब किधर बनेगा, बाएं की ओर, प्रकृति किधर क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा, और साइज क्या होगा, माइनस है, इसी कारण से वस्तु से बड़ा होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर बताइए। देखिए मैंने आपको कल ही बताया था, या चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा निकट दृष्टि दोष होता क्या है। आप सोचोगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कि निकट की वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है भाई। निकट दृष्टि दोष आंख की वो दोष है, निकट दृष्टि दोष किसकी, आंख की वो दोष है जिसमें व्यक्ति की निकट के वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, निकट की वस्तु को क्या देख सकता है, स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन क्या दूर की वस्तुओं को, दूर की वस्तु को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मेरी बात समझ गया, आ गया होगा। वह कोई भी निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो निकट की वस्तुओं को देख पाएगा, वस्तु को देख पाएगा, निकट की वस्तु को देख पाएगा, लेकिन दूर की वस्तु को वो नहीं देख पाएगा। मेरा बात समझ रहे होंगे। और इसका उपचार कीजिए, इसका कारण क्या होता है, कारण इसमें क्या, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि निकट से आने वाली जो प्रकाश की किरण होते हैं, जो सामने से आने वाली जो प्रकाश की किरण होते हैं वो रेटिना पर मिलते हैं, और किंतु दूर से आने वाले प्रकाश की किरण रेटिना के पहले ही मिलते हैं, जिसके कारण दूर की वस्तु को देख नहीं सकते। अगर आप ड्राइंग करना चाहोगे आंख का, मैंने आपको पहले ही कहा था मेरे को ड्राइंग उतना अच्छा से आता नहीं, ये जो प्रकाश का किरण है, मानो ये प्रकाश का किरण है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये रेटिना पर ही मिलेगा, ये मानो रेटिना है, यहाँ पे ये क्या होगा, रेटिना पर ही मिलता है, जिसके कारण निकट की वस्तु को देख पाएगा।
ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष आंखों की वह दशा है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाएगा, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट से देख पाएगा किंतु निकट की वस्तुओं को देख नहीं सकता है। ठीक है, और इसको समझ गए होंगे, ये दूरदृष्टि दोष वाला क्या है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट से देख पाएगा लेकिन निकट की वस्तुओं को क्या होगा, नहीं देख पाएगा। इसको नहीं देख पाएगा, इसको देख पाएगा। ये ड्राइंग से आप समझ जाओ। एक बार फिर से पढ़ता हूं। दूरदृष्टि दोष आंख की वो दोष है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं किंतु निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। दूर से आने वाले प्रकाश की किरण रेटिना पर ही मिलते हैं, जो मैंने वहां पे दिखाया था, रेटिना पर ही मिलते हैं, अतः दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, किंतु बाद में मिलते हैं अतः सामने की वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। ठीक है, हाँ, संतुलित करना है। ठीक है, मैं यही संतुलित कर देता हूं। हाँ, यहाँ पे भी होगा। ए नंबर देखो, संतुलित करना आपको 3 नंबर का, 3 ठो है ना, तीनों में एक एक नंबर पूछा है। देखिए Na+O2 Na2O क्या कहा भाई, सोडियम यहाँ पे कितना है, सोडियम 2 है, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ सिंगल है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 दे दो। ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन का काम फिनिश हो गया। अब लेकिन यहाँ पे सोडियम 4 हो गया, जिसके कारण से आप यहाँ पे सोडियम में 4 दो देंगे, आपका 1 नंबर प्राप्त हो गया भाई, आप 1 नंबर हो गया आपका। अब बी नंबर पे देखते हैं। बी नंबर क्या कह रहा है, एपी फेरस, यानी कि उसके बाद क्या है H2O, उसके बाद क्या है F3, हाँ O4, उसके बाद H2 है। देखिए यहाँ पे फेरस कितना है, 3 गो है, तो यहाँ पे 3 में फेरस दे दो, फेरस का काम खत्म हो गया। अब देखो हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को आपको 4 करना पड़ेगा। 4 ऑक्सीजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ गई, यहाँ पे 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे कितना है, 2 है, जिसके कारण से यहाँ क्या दोगे, 4 हाइड्रोजन दोगे, 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। तो यानी कि यहाँ भी आप 1 नंबर मार दिए, यानी कि 2 नंबर आपका प्राप्त हो गया। सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्या है भाई, MnO2 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक, उसके बाद क्या है MnCl2, उसके बाद क्या है Cl2 प्लस H2O है। देखेंगे Mn यहाँ सही है, सेम है, यहाँ Mn सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन 2, क्लोरीन 2 4 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 4 क्लोरीन दे दो, क्लोरीन का काम भी समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया भाई, 4 हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 4 हुआ ना, तो यहाँ पे 2 दे देंगे, 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ इधर भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, सारा चीज मिल गया। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, Mn जो है Mn 1 है, यहाँ भी Mn 1 है, क्लोरीन की मात्रा 2, यहाँ भी 2, 4, क्लोरीन भी यहाँ 4 हो गया, समाप्त हो गया क्लोरीन और Mn का। अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिख रहा है भाई, तो मैंने यहाँ क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 4 दिख रहा है, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन कर दिया। ऑक्सीजन की मात्रा 2 दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा 2 दिख रहा है, यानी कि यहाँ से भी 1 नंबर, यानी कि आपका तीनों नंबर आपको प्राप्त हो गया अगर ऐसा बनाओगे तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अम्ल क्या है, तो देखो दोस्तों, अम्ल खट्टा होता है, ये तो जानते हो, है ना। और क्षार की बात करें तो क्षार कड़वा होता है। और अम्ल क्या है, अम्ल नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है। अम्लों का काम क्या है, नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देना, है ना। ये सभी अम्लों में ऐसा होता है, सभी अम्लों में ही समानता है नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देना, है ना। सभी अम्ल H+ आयन प्राप्त करते हैं। और क्या सभी अम्ल जो होते हैं H+ आयन, यही समानता है, सभी अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे क्या कहा था, इमली में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में से टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर पूछा था, 3 क्वेश्चंस में इससे 1 नंबर पूछा था, इससे 1 नंबर और इससे 1 नंबर। अम्ल क्या है, इसका आंसर क्या था, अम्ल खट्टा होता है, बस इतनी, अम्ल खट्टा होता है, 1 नंबर आपको प्राप्त हो गया। सभी अम्लों में क्या समानताएं होती है, तो सभी अम्लों में नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है, और सभी अम्लों में H+ आयन प्राप्त होता है, ये भी नंबर आपको प्राप्त हो गया। तीसरा क्या, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो 3 नंबर आपको प्राप्त हो गया आराम से, ये भी 3 नंबर मार दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं।
मनुष्य में बनेपन का क्या कारण है समझाइए। मनुष्य में बनेपन का बहुत सारा कारण है। एक तो माता और पिता से भी ट्रांसफर होता है, जीन ट्रांसफर कर देता। अगर माता पिता आपके बोने रहे हैं तो उसके बच्चे भी बोने होंगे दोस्तों, ठीक है, उसके बच्चे भी बोने होंगे। और इसका जो डिस्कवरी क्या था, इसके जो जांचा था वो मेंडल साहब ने किया था। मेंडल साहब ने और कौन सा पौधा लिया था, मटर का पौधा लिया था। यानी कि आपका जो बोनेपन का कारण होता है वो एक तो माता पिता से आएगा बोनेपन। अगर आप कहोगे सर मेरा माता पिता जो है हाइट बहुत लंबा है, बहुत लंबा लंबा है, तो फिर भी मैं बोने हूं, इसका क्या कारण हो सकता है? तो आपके दादा या दादी बोने हो सकते हैं भाई, आपके इसका पहला पीढ़ी बने हो सकते हैं। अगर आपके दादी भी बोने नहीं होंगे तो इसके परदादे बोने हो सकते हैं भाई। कहीं से ना कहीं से जीन का ट्रांसफर हुआ होगा, तब आप बोने हुए होंगे, यानी कोई ना कोई आपके पीढ़ी ना पीढ़ी पे बोने हुए होंगे। पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है भाई? दूसरे कारण, आप अगर बच्चे हैं, आपको सही पोषण नहीं मिल रहा, इसके कारण भी हो सकता है भाई। एक तो विरासत में मिला होगा, दूसरा क्या है, आपको सही से पोषण नहीं मिल रहा, या आपका वृद्धि हार्मोन जो है वो काम नहीं कर रहा, या बहुत सारा खराब स्थिति शामिल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। आप मैंने जो बताया इस चीज को अगर पॉइंट समझ समझ के पॉइंट नोट आउट करोगे तो आप आराम से आप लिख पाओगे दोस्तों। अगर रटना चाहोगे तो नहीं होगा, रटोगे नहीं, है ना, रटोगे तो हटोगे, इसलिए आपने दिमाग में बैठा लो, जो कभी हटेगा ही नहीं। बोनेपन का सबसे आम कारण है बच्चे की जीन में अचानक बदलाव। बच्चे के जीन में अचानक बदलाव के कारण हो सकता है, या माता पिता से विरासत में मिला होगा। मैंने अभी कहा जो माता पिता से, अगर आप कहोगे सर माता पिता से विरासत में मिला है, मेरा माता पिता हाइट है, तो मैंने कहा आपके दादा होंगे, परदादा होंगे, या उसके दादा किसी ना किसी का होंगे, आपके बोनेपन का कारण वहीं से आया है। या आपकी वृद्धि हार्मोन की कमी, यानी कि आपकी वृद्धि, आपकी जो बढ़ाने का हार्मोन है वो कम हो जाता है। तथा खराब पोषण के कारण, आपकी अगर खराब खाना मिल रहा, आपको सही से पोषण नहीं मिल रहा, तो भी आपका बोनेपन का कारण बन सकता है। और कुछ शारीरिक स्थितियां भी शामिल है, और आपके शरीर में अगर कोई गड़बड़ी है, शरीर में कोई दिक्कतें हैं, तो भी दिक्कत हो सकता है दोस्तों। एक आपका बोनेपन यानी कि लंबाई होने का एक खास उम्र होता है, जो मैंने पढ़ा था वो 20 से 20-21 वर्ष तक, यानी कि 20-22 वर्ष तक ही आपकी लंबाई होने की चांसेस रहता है। उसके बाद आपका लंबाई होने का चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, तो आसान से समझ गए होंगे और मेरे आशा है कि आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। हाँ, द्विविखंडन और बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो मैं एकदम आसान तरीके से बता दूंगा। 3 नंबर पूछा है, यानी कि दोनों में आपको 1.5 नंबर पूछा है भाई, 1.5 नंबर। ठीक है, आप आसान से कर लोगे। द्विविखंडन वो होते हैं जिसमें एक सजीव दो सजीव का निर्माण करते हैं, यानी कि कोई एक सजीव है, ठीक है, ये एक सजीव क्या करेंगे, दो सजीव का निर्माण करेंगे, दो जीव में उत्पन्न करेंगे, तो वो क्या होगा, द्विविखंडन। और कोई एक सजीव है, ये टूटकर बहुत सारा जीव का निर्माण करे, वो बहुविखंडन। इस फिगर से आप समझ जाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है, मैंने लिख दिया है वही बातें जो मैं आपको यहाँ समझाया। इस विधि में जो है, इस विधि में कौन सा विधि में, द्विविखंडन के विधि में एक सजीव दो सजीव बनाते हैं। एक सजीव क्या बनाते हैं, दो सजीव बनाते हैं, उसे द्विविखंडन, इसलिए इसे द्विविखंडन विधि कहते हैं। जो दो सजीव बनाएगा उसे द्विविखंडन। इस विधि के जनन में, इस विधि में जनन में जीव दो संतति कोशिका में टूट जाते हैं। एक सजीव जो है वो दो भागों में टूट जाते हैं, और यह संतति कोशिका विकसित होकर दो नए जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं। जब एक जीव दो भागों में टूट गया, टूटने के बाद ये एक अलग जीव बनेगा और ये एक अलग जीव बन जाएगा। ठीक है, द्विविखंडन विधि अनुकूल परिस्थिति में होता है। इसका परिस्थिति क्या होगा, अनुकूल, एकदम सिंपल सी बात, एकदम आसानी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जैसे आप किसी भी मनुष्यों में भी, किसी भी और औरत में भी दो बच्चे होते हैं, वो भी अनुकूल परिस्थिति में होते हैं। किसी किसी का होता है विषम परिस्थिति में, मानता हूँ। और मैं आपको अगले वीडियो में, यानी कि जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो दो बच्चे कैसे होते हैं मैं ये आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि द्विविखंडन विधि अनुकूल परिस्थितियों में होता है, ये पॉइंट नोट आउट करोगे। अगला क्या है भाई, इस विधि में केंद्रक जो बीच वाला भाग होता है सबसे पहले दो भागों में टूट जाता है। वो जो केंद्रक जो होता है सबसे पहले दो भागों में टूटता है ना, तथा उसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है। उसके बाद वो क्या करता है, कोशिका द्रव का विभाजन होता है। ये द्विविखंडन का था। अब देखेंगे बहुविखंडन क्या है भाई।
इस विधि में एक सजीव, मैंने कहा था एक सजीव है, ये क्या अनेक सजीव का निर्माण करेगा, ये अनेक सजीव का निर्माण करेगा और उसे ही क्या कहेंगे, बहुविखंडन विधि कहेंगे। समझ में, एक सजीव बहुत सजीव का निर्माण करेगा, वह बहुविखंडन विधि है ना। और क्या कहा था, इस विधि में जनन जीव अनेक संतति कोशिका में टूट जाते हैं। इसको, इस विधि में जनक जीव जो जन्म देने वाला है, ये क्या कहते हैं, अनेक संतति कोशिकाओं में टूट जाता है और यह संतति कोशिका विकसित होकर अनेक जीवों में परिवर्तित, ये जितने भागों में टूटा ये अलग अलग अपना रूप बना लेगा, मतलब अपना एक अलग अलग जीव हो जाएगा। मेरी बात समझ गए। अगला देखते हैं, इस विधि में केंद्रक सबसे पहले अनेक भागों में टूटता है तथा उसके बाद केंद्रक चारों ओर से कोशिका द्रव से घिर जाता है। ठीक है, तो यही कारण था दोस्तों, और मैं आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। और समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, रोजस्रव चक्र, गर्भावस्था में रोजस्रव क्यों नहीं होता है। ठीक है, गर्भावस्था में रोजस्राव क्यों नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, स्त्रियों में जनन काल, ये रोजोधर्म, यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक मैंने अलग कर दिया है दोस्तों। रोजस्राव चक्र क्या है, गर्भावस्था में रोजस्राव क्यों नहीं होता है, गर्भावस्था में रोजस्राव क्यों नहीं होता है, यानी कि रोजस्राव को आप मासिक चक्र यानी कि रोजोधर्म भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई, रोजोधर्म भी बोल सकते हो, मासिक चक्र भी बोल सकते हो, आवर्त चक्र भी बोल सकते हो, ये सारे एक ही चीज है। ठीक है, तो गर्भावस्था में रजस्राव क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो स्त्रियों में जो जनन का लगभग 10-12 वर्ष से शुरू होता है, यानी कि महिलाओं में, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष में जो जनन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। और 10 से 12 वर्ष में शुरू होकर कहाँ खत्म होती है भाई, ये शुरू होने का है और किस में, स्त्रियों में। और कहाँ खत्म होता है, 45 से लेकर 50 वर्ष तक वो चलते रहता है, यानी कि जन्म दे सकता है। आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, एक स्त्रियों में यानी कि एक लड़कियों में, एक महिलाओं में बच्चे को जन्म देने की क्षमता किस उम्र में शुरू होती है, तो वो 10 से 12 वर्ष की उम्र में शुरू होती है। आपको यही दूसरा क्वेश्चन दे देगा कि एक स्त्रियों में, एक महिलाओं में, एक औरत में कितने वर्ष में जन्म देने की क्षमता खत्म होती है, तो 45 से लेकर 50 वर्ष में खत्म हो जाती है। समझ गए होंगे। इस काल के दौरान प्रत्येक स्त्रियों में एक विशेष लक्षण पाया जाता है। प्रत्येक स्त्री में क्या पाया जाएगा दोस्तों, एक विशेष लक्षण पाया जाएगा और उसी लक्षण को रजोधर्म कहते हैं, यानी कि रोजस्राव चक्र कहते हैं। और ये चक्र, मेरे बात समझ गए होंगे, रोजोधर्म कहते हैं। जो स्त्रियों में प्रत्येक माह 28 दिन के अंतराल होता है, कितने दिन के, 28 दिन, यानी कि 28 दिन में उसका क्या होगा, मासिक चक्र बाहर आएगा। यानी कि देखो भाई, मैं बना नहीं दे रहा हूं, आप अपने हाथ का डायरेक्शन से समझ जाओ। ठीक है, जनवरी मास महीना में अगर इधर बन रहा है तो फरवरी में इधर बनेगा, यानी कि कितने दिन के अंतराल में बनेगा, 28 दिन के। जिसे कहा जाता है कि लड़का लोगों का 30 दिन होता है और लड़की लोगों का, जो जिसका उम्र 10 से 12 वर्ष हो रहा है, उसका महीना 28 दिन में होता है। क्यों होता है, इसी कारण से होता है क्योंकि 28 दिन के अंतराल में ऋतुस्राव होता है। ठीक है, यानी कि जनवरी में अगर इधर मासिक बन रहा है तो फरवरी पे इधर बनेगा, इधर नहीं बनेगा। और ये 28 दिन के बाद नष्ट हो जाते हैं भाई। 28 दिन तो टिकते नहीं है, 3-4 दिन में नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने के बाद योनि मार्ग से बाहर आ जाते हैं। किसी किसी लड़की का जब योनि मार्ग से बाहर नहीं आ पाते हैं तो वह लड़की का बीमारी होने का चांसेस थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, समझ गए होंगे। यानी कि अगर उस जगह पे बना और ऋतुस्राव निषेचन न होने की अवस्था में होता है, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, यानी कि शुक्राणु बनता है और शुक्राणु के साथ अगर अंडाणु का निषेचन नहीं होगा तो वह नष्ट हो जाता है। तो क्या हो गया, अगर निषेचन नहीं होगा, मिलेगा नहीं शुक्राणु और अंडाणु, अगर शुक्राणु अंडाणु मिल गया तो भ्रूण में विकसित होगा, यानी कि बच्चा पैदा हो सकता है। अगर नहीं मिलेगा तो वह कहाँ नष्ट हो वो क्या हो जाता है भाई, निषेचन नहीं होने के क्रम में नष्ट हो जाता है। और गर्भाशय भी निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की प्राप्ति माही तैयार करता है और यह नष्ट होने के पश्चात वो निकल जाता है योनि मार्ग से, मैंने बोला था ना। अतः गर्भाशय की आंतरिक दीवारें मोटी एवं स्पंजी हो जाती है, मोटी हो जाती, स्पंजी यानी मुलायम हो जाती है, ताकि निषेचित अंडाणु को धारण कर सके। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय जो होती है, आंतरिक मोटी परत धीरे धीरे टूट जाती है, धीरे धीरे टूटती है और रुधिर को म्यूक्स योनि मार्ग से निकाल देती, इस मार्ग से निकल देती। यानी कि इसको क्या, कौन सी योनि मार्ग कहेंगे भाई, म्यूक्स योनि मार्ग कहेंगे। इस रक्तस्राव के साथ अंडाणु भी योनि मार्ग से बाहर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को रोजोधर्म, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, रोजोधर्म, रोजोस्राव यानी कि आवर्त चक्र भी कहेंगे।
यह प्रक्रिया लगभग प्रत्येक माह में एक बार होता है, प्रत्येक माह में एक बार होता है। और कितने दिन के अंतराल? 28 दिन के अंतराल। वो सिर्फ लड़कियों में होता है दोस्तों, लड़कों में नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। हाँ, पोषी स्तर क्या है? ठीक है, क्या कहा? पोषी स्तर क्या है? तो पोषी स्तर जैसे घास, घास को खाता कौन है भाई? हिरन। हिरन खाता, हिरन को खाता कौन है? बाघ यानी कि शेर खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोषी स्तर क्या कहा? आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को जिसमें ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण होता है उसे पोषी स्तर कहते हैं। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ पोषी स्तर क्या है और इसमें आहार श्रृंखला का उदाहरण देना है। पोषी स्तर क्या है? आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को जिसमें ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण होता है उसे पोषी स्तर कहते हैं। यानी कि घास को खाता है हिरन तो यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन होता है, शेर हिरन को खाता है तो यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो जिसमें जिसको खाने से ऊर्जा का रूपांतरण स्थानांतरण होता है उसे पोषी स्तर कहते हैं। स्पेलिंग गलत है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये उत्पादकता है, इसको बोलते हैं उत्पादकता। उत्पादक, उत्पाद करता है, उत्पादक है। ये क्या है? प्रथम उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता। ये क्या है भाई? दूसरा उपभोक्ता, यहाँ पे है ना, उपभोक्ता। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आपको पूछेगा, ये दे देगा, तीनों चीज दे देगा, घास हिरन शेर, इसमें से पूछेगा निम्न में से कौन द्वितीय उपभोक्ता है? दूसरा उपभोक्ता। तो यहाँ पे कौन आपको द्वितीय उपभोक्ता दिख रहा है भाई? शेर दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तीसरा उपभोक्ता आपको शेर नजर आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको उत्पादक इनमें से पूछे उत्पादक कौन है, तो उत्पादक कौन हो सकता है भाई? घास होगा। आपको पूछेगा कि प्रथम उपभोक्ता कौन है, वो हिरन है भाई। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। मैं अगला एक उदाहरण देता हूं, जैसे घास है, यहाँ पे टिड्डा, मैंने क्या दे दिया भाई? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। ठीक है, मेढक को कौन खाता है? सांप। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता यहाँ पे कितना है? ये उत्पादक है, प्रथम उपभोक्ता है, ये द्वितीय उपभोक्ता है। ठीक है, ये तृतीय उपभोक्ता, ये उत्पादक है। जो पहले होगा वो उत्पादक होगा, और ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, इसके आगे होगा चतुर्थ, इसके आगे होगा तो पंचम, पांचवा होगा। अगर इसमें से आपको पूछ दे भाई कि द्वितीय उपभोक्ता कौन है, तो मेढक होगा। द्वितीय उपभोक्ता कौन है? तो मेढक होगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपका रहेंगे ही रहेंगे, एकदम पक्का मैं कह रहा हूं। ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है, अगर नहीं बताया है तो बताऊंगा। आपको उपभोक्ता पूछेगा और आप समझ ही गए होंगे। यहाँ द्वितीय पूछे तो मेढक होगा, तृतीय पूछे तो सांप होगा, पहला पूछे तो टिड्डा होगा, और सबसे पहला है उत्पादक। आप ऐसा नहीं करेंगे कि प्रथम उपभोक्ता पूछे तो घास को, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि प्रथम उपभोक्ता में घास को मार देते हैं। हालांकि नहीं, ये नहीं होता है प्रथम उपभोक्ता, ये उत्पादक होता है। समझ गए होंगे। 47 पे चलते हैं। 47 क्या कहता है देखते हैं। हाँ, पाशव क्रम संयोजन किसे कहते हैं? पाशव क्रम में संयोजक R1, R2 एवं R3 प्रतिरोधक के समतुल्य प्रतिरोधक के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो पाशव क्रम क्या है दोस्तों? सभी प्रतिरोध को एक छोर के साथ, यहाँ घोर लिखा हुआ छोर होगा, है ना, यानी कि एक साइड के साथ दूसरे छोर को एक साथ जुड़ा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को, संयोजन होगा, है ना, इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोध का पाशव क्रम संयोजन कहा जाता है। आपको इनमें 5 पूछा है तो इसमें से 2 नंबर है और इधर आपको 3 नंबर है। इतना लिखोगे तो आपको 3 नंबर प्राप्त होगा। और क्या है 2 नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? जब सभी प्रतिरोध को एक छोर के साथ एक छोर के एक साथ दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, यहाँ पे छोड़ा जाता है लिखा गया है, दूसरे छोर को जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोध का पाशव क्रम संयोजन कहते हैं। इसको बना देता हूं। हम मानते हैं, है ना, माना कि प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। आप यहाँ पे एक ड्राइंग कर दोगे भाई, ऐसे करके ड्राइंग कर दोगे। मैंने कहा था मुझे ड्राइंग उतना अच्छा से आता नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बैटरी जोड़ दोगे, ठीक है, यहाँ पे धारा जोड़ दोगे, धारा, ठीक है, यहाँ इधर स्विच दो देंगे। ये ऊपर वाला क्या है? R1, बीच वाला R2 और ये R3 हुआ। माना कि प्रतिरोध कितना है भाई? R1, R2 और R3 है, जिसको किस में जोड़ा गया है? जिसको यहाँ पे लिखोगे, जिसको पाशव क्रम में जोड़ा गया है, ऐसा लिखोगे, पाशव क्रम में जोड़ा गया है। और इसमें विद्युत प्रभावित होगा, इसमें
विद्युत धारा यानी कि विद्युत प्रभावित होगा, विद्युत प्रभावित होगा, ऐसा लिखना पड़ेगा भाई। I1 इसमें अगर रेजिस्टेंस 3 है ना, प्रतिरोध 3 है, तो इसमें भी धारा भी आपका 3 होगा। ठीक है, I1 I2 I3 धारा भी आपका 3 होगा। और इसका कुल धारा की अगर बात करें, इसमें कुल धारा की बात करें यानी कि I टोटल की बात करें तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 को जोड़ना पड़ेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ओम के नियम के अनुसार यानी कि ओम के नियम के अनुसार क्या होगा भाई, ओम के नियम के अनुसार, ओम के अनुसार क्या होगा, आप पढ़े हो ओम के अनुसार क्या होता है, I बराबर V बटा R होता है। तो यहाँ पे 3 बार करना पड़ेगा, जैसे I1 है, I1 तो I1 बराबर V बटा R, यहाँ पे क्या होगा भाई, V बटा R1 होगा। ठीक है, R1 होगा तो यहाँ इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब क्या करेंगे भाई, I2 करेंगे, I2 करेंगे तो यहाँ पे मैंने कह दिया था I बराबर V बटा R, ओम के नियम के अनुसार होता है, तो I1 V बटा R1, यहाँ पे V क्या होगा, R2 होगा जिसको समीकरण 2 मानेंगे, यहाँ I3 होगा जिसको V R3 मानेंगे, इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर अब क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, अब समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ेंगे तो इधर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर यहाँ पे क्या होगा, V बटा R1 प्लस V बटा R2, यहाँ पे क्या होगा, V बटा R3। समझ में आ गया। देखो भाई I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन क्या दिख रहा है भाई, V दिख रहा है कॉमन, तो V कॉमन दे दिए, V कॉमन देंगे तो क्या होगा, 1 बटा R1 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। समझ में आ गया इसको दोस्तों, इसको मैं इक्वेशन 4 मानता हूं। ठीक है, इसको कितना मानता हूं, 4 मानता हूं। अब क्या करूंगा, ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूं नीचे, हाँ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार यानी कि ए और बीच की दूरी, यानी कि ए और बीच में जो विभवांतर है, ए और बी के बीच विभवांतर, और किसके अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है भाई, I बराबर V बटा R, जिसको मैंने इसको समीकरण 5 माना। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, ठीक है, तो समीकरण I का मान क्या है, I का मान कितना है भाई, V बटा R है, V बटा R है, I का मान है ना भाई। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो सकता था ना कि I बराबर, ये I टोटल का था, मैंने ऊपर में करके दिखाया था ना कि I टोटल बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इसके बदले तो मैं ये I लिख सकता हूँ ना, तो इसके बदले I यानी कि I के बदले यहाँ पे मैंने क्या माना, V बटा R ओम के नियम के अनुसार, है ना, जगह यहाँ भी है, मैं इस जगह पे कर देता हूँ। मैंने क्या किया था, 3 और 4 और 5 को जोड़ा था, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ V बटा R बराबर, क्या करोगे, V बटा R बराबर ये चीज तो लिखोगे, है ना, क्योंकि 4 और 5 को मैंने कॉम्बिनेशन किया था, तो क्या लिखोगे, V1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 1 बटा R3, ये भी कट गया, बचा क्या, 1 बटा R, यहाँ बटा होगा 1 बटा R, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 बटा R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। बस आपको इतना निकालना था दोस्तों, ये आपका मेन फॉर्मूला है। बस इसी चीज से आपका चैप्टर का जो क्वेश्चन है ये सारे बनेंगे, मतलब आपको यहीं पे आपका आंसर है, इतना करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट पे बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, मैं अलग से इसका वीडियो बना के सिर्फ एक ही क्वेश्चन का वीडियो बना के डालूंगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा इसको भी डालूंगा, अगर समझ में ना आए तो। ठीक है, कमेंट में जरूर कमेंट करोगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, है ना, और इसे चित्र द्वारा दर्शाए एवं इनके गुणों को लिखिए। चित्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के चित्र तो आप मैं कल बता दिया था इसको,
ऐसा करना पड़ेगा, ये इधर से जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे हो गया भाई, ठीक है, ऐसे रेखा बनाओगे, है ना, ठीक है। तो इसके इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के 3 गुण, इसमें 2 ध्रुव होते हैं, इसमें 2 ध्रुव, एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव होते हैं, जो मैंने नोट आउट कर दिया है। और ये रेखाएं जो है कभी एक दूसरे को, ये जो रेखाएं हैं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, काटेगी नहीं। दूसरी क्या है, ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को बराबर है, यानी कि ये रेखाएं इसके साथ बराबर है, ये रेखाएं इसके साथ बराबर है, ये एक दूसरे पे क्या है, बराबर है। और ये सभी बंद वक्र है, खुला वक्र नहीं है। जो चारों पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव आपको क्या पूछ सकता है दोस्तों, अगर ये इस ए है, ये बी है, ये सी है, आपको पूछेगा कि निम्नों में से, आपको ऑप्शन देगा ए और बी में किसमें ज्यादा आकर्षित होगा, ए और बी में होगा कि बी और सी में होगा, है ना, कि ए और सी में होगा, ए और सी में, या नॉन ऑफ दीज, चौथा पॉइंट में नॉन ऑफ दीज देगा। तो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित यानी कि सबसे ज्यादा खींचेगा किसको, आप ए और बी, ए और बी को सबसे ज्यादा खींच सकता है, या बी और सी को सबसे ज्यादा खींच सकता है, लेकिन ए और सी को सबसे ज्यादा नहीं खींचेगा क्योंकि वो बहुत दूर में है, समझ रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। हाँ, धातु एवं अधातु के 2 भौतिक एवं रासायनिक 3 रासायनिक गुणों में अंतर मैंने आपको बता दिया था, मैं दिखा देता हूं, इसको लिखा नहीं दोस्तों, ठीक है। हाँ देखिए, धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अंतर लिखे थे। तो धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर, मैंने, धातु चमकदार होती है, ये तो होती है भाई, दिख रहे हो तो कि धातु में चमकदार होती है, और अधातु जो है चमकदार नहीं होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, धातु आघातवतनीय एवं तन्य होती है। आघातवतनीय मतलब क्या होते हैं भाई, जिसको मारने या पीटने पर पतली चादर के रूप में बदल जाते हैं, उसे आघातवतनीय करते हैं। तन्य क्या है, जिसको मारने या पीटने पर वो तार के रूप में खींचा जाता है, वो तन्य होता है, लेकिन ये धातु में नहीं होती है। ये क्या है, धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, और ये कुचालक होगी। आसान सा पॉइंट है। भौतिक गुण समझ में आ गया। अब रासायनिक गुणों के आधार देखते हैं। रासायनिक गुणों के आधार क्या है, ये धातुएं विद्युत की धनात्मक होगी, क्या होगी, धनात्मक होगी, और ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी। पहला पॉइंट का काम खत्म। रासायनिक गुण में एक धनात्मक होगी, दूसरा ऋणात्मक। ये क्या है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातुएं ऑक्साइड बनाती है। धातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातुइक ऑक्साइड बनाती है, यानी ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड का तो धातुइक ऑक्साइड बनाती है। ये क्या बनाती है, और धातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। ये धातु ऑक्साइड बनाती है, तो सिर्फ ये क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है भाई, तीसरा पॉइंट, हाँ इतने ही पॉइंट है भाई, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावयता किसे कहते हैं। समावयता कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, समावयन कहते हैं। फिर से एक बार, समावयता आणविक सूत्र समान होगा, आणविक सूत्र समान होगा किंतु संरचना सूत्र भिन्न होगा, उसे समावयन कहते हैं। पेंटेन के समावयन का नाम एवं संरचना लिखिए। हम पेंटेन का लिखते हैं जैसे C5H12, ठीक है। C5 हुआ, H12 यानी कि C कितने को देंगे भाई, C 5 को देंगे। 1 2 3 4 5, और H कितना को देना है, 12 को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। इसको क्या कहेंगे भाई, पेंटेन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पेंटेन कहेंगे। हाँ लेकिन एक बार फिर से, एक आणविक सूत्रों जो समान, मैंने क्या कहा था, कार्बनिक जो जिनके आणविक सूत्र समान है, आणविक सूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होगा, उसे समावयता कहेंगे। तो देखिए ये भिन्न भिन्न कैसे होगा, संरचना सूत्र इसमें भी H12 होगा, इसके अलग से बना सकते हैं। जैसे C को मैंने यहाँ 3 ठू दे दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा भाई, 2 ठू C अलग से दे दूंगा, ठीक है। यहाँ H दिया, यहाँ H दिया, यहाँ H दिया, फिर यहाँ H12 करना है। कितना हुआ भाई, 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 और 12 हो गया। तो मैंने क्या, उसका आणविक सूत्र सेम था लेकिन संरचना इसमें अलग टाइप का बना, इसमें अलग टाइप का बना। तो समावयता का उदाहरण ही है कि उसमें क्या होता है कि आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र जो है अलग अलग होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, समावयता। इससे आप समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमीबा में पोषण।
है ना। अमीबा में पोषण क्या होता है भाई, अमीबा जल में रहने वाली एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो अमीबा के शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष संरचना नहीं होती है। ये कुटपादों, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है भाई, कुटपादों की सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन प्राप्त कोशिका के अंदर खाद्यानि में बंद हो जाती है और खाद्यानि में एंजाइम की सहायता से खाद्य का पाचन होता है। पचा हुआ खाद्य पदार्थ को कोशिका अवशोषित कर देती है और अपचित खाद्य पदार्थ को शरीर के सत्वों द्वारा खाद्यानि से बाहर निकाल दिया जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। आनुवंशिकता दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, मतलब समझ, आनुवंशिकता यहाँ पे 5 है तो इसमें से 2 रहेगा, इसमें से 3 रहेगा। आनुवंशिकता का क्या है भाई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना आनुवंशिकता कहलाता है। और डीएनए में इसका क्या भूमिका भाई, डीएनए की क्या करता है, अपने माँ बाप से सारी चीजों को अपने बच्चों तक पहुंचाना, यानी कि ट्रांसफर करना, है ना, वो डीएनए का भूमिका है, जेरोक्स कॉपी करता है। ठीक है, कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले डीएनए के अणु में आनुवंशिक गुणों का संदेश पहुंचाता है, यानी कि संदेश मतलब माता पिता के जो गुण होते हैं वो अपने बच्चों तक पहुंचाना, उसी को संदेश कहा जाता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है, जिससे कि डीएनए में अपना प्रतिकृति बनाना है और पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ मिल जाता है। सभी चीज नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों अगर आपको ये सारा चीज समझ में आ गया तो आप लाइक, कमेंट, ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आपको पसंद आया हो तो। ठीक है, मैंने आपको पूरे 5 साल का पूरे कितना 5 साल का प्रोवाइड कर दिया, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, और इसी चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट का सारा चीज मिलेगा नोट्स के साथ। मैं आपको प्रोवाइड सारी चीज 1 बाय 1, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये सारे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय भारत, जय हिंद।